गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1-1 पढ़ाया था और उसके बाद में ऑन टू पढ़ाया था। और 1-1 में हमने आपको ये बात बता दी थी कि यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, एक ही एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। कि जब हम ऑन टू पे आए थे तो ऑन टू में हमने ये बात आपको बता दी थी कि सेट बी में हर एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसकी कम से कम एक प्री इमेज जो है वो ए में ज़रूर बने। कम से कम एक, दो भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक प्री इमेज ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद में इसी बात को हमने आगे बढ़ाते हुए हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाना है, यानी अगर हमारे पास में सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है और दोनों में एसोसिएशन कराया जाए और ऑन टू मैपिंग्स कैलकुलेट की जाएं और पूछा जाए आपसे कि डिफरेंट कितनी ऑन टू मैपिंग्स बन जाएंगी, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया था कि अगर सेट ए में बी से कम एलिमेंट हो या सेट ए में सेट बी में बराबर एलिमेंट्स हों या एक में ज़्यादा हों और दूसरे में कम हो। और उसके ऊपर हमने आपको एग्जांपल भी बताई थी। वह देखिए हम चीज़ को पीछे के लेक्चर से कनेक्ट कर रहे हैं और हमने उसमें एक एग्जांपल लगवा दी थी कि जिसमें वो वाली एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन हमने पीछे के लेक्चर की बची हुई दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिख ली हैं, जिसमें सेट ए ये दे रखा है 1 2 3 और उसके बाद में बी में दे रखा है ए बी सी और यहाँ के ऊपर ये डी, और इसके अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 एक एलिमेंट ज़्यादा है और एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर कम है। यानी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि अगर हम कार्डिनल नंबर ए सेट में देखेंगे तो सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या जो है वो p बराबर 3 होगी और q बराबर यहाँ के ऊपर 4 होगी। इसका मतलब ये है कि इस केस में p लेस देन q है, p लेस देन q। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ के ऊपर ये 4 हैं, तो सिचुएशन क्या हो गई कि p लेस देन q, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स p में q से कम है। इस केस में आप देखिएगा, पीछे के लेक्चर में आप ये देख लीजिएगा, हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पीछे आपको थॉरो लेक्चर दिया जा चुका है कि एलिमेंट्स अगर इसमें कम हो और इसमें ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो बनेगा वो 0 होगा। इस पर डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, पीछे का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा और उसमें आपको बताया जा चुका है। और जब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे तो इसमें p की वैल्यू 4 है और इसमें q की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर p ग्रेटर देन q होगा। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा था, यहाँ के ऊपर फार्मूला था सिग्मा r बराबर 1 to q -1 होल टू द पावर q माइनस r और q सी r और r टू द पावर यहाँ के ऊपर ये p, ये फार्मूला है। इसके बाद में सिग्मा r बराबर 1 देखिए लोअर लिमिट है और q की जो वैल्यू यहाँ के ऊपर है, यहाँ के ऊपर 3 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 3, ये देखिए हम लोगों ने r बराबर ये देखिए ये 1 रखा और उसके बाद में ये q, ये फार्मूला है, ये फार्मूला r बराबर 1 रखा गया और अपर लिमिट q की जगह के ऊपर ये देखिए 3 रख दी गई। -1 होल टू द पावर ये देखिए 3 माइनस r हो गया और q सी r का मतलब 3 सी r होगा और r टू द पावर p का मतलब r टू द पावर और p की वैल्यू 4 है, देखिए ये 4 रख दी गई। इसके बाद में -1 होल टू द पावर 3 -1 और यहाँ पर ये देखिए 3c1 है और ये 1 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 4, r की वैल्यू यहाँ के ऊपर 1 है, लोअर लिमिट यहाँ पर r बराबर 1। इसके बाद में फिर r की वैल्यू हम लोग यहाँ के ऊपर 2 देंगे। इसके बाद में r की वैल्यू बस लास्ट लिमिट अपर लिमिट यहाँ के ऊपर 3 हो जाएगी और ये हो जाएगा -1 होल टू द पावर 3 -3 और 3 टू c3 और 3 टू द पावर 4। यहाँ तक देखिए बात पहुँच जाएगी। इसके बाद में देखिए -1 होल टू द पावर 3 -1 ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 3c1 बचेगा और यहाँ पर -1 होल टू द पावर 1 ये देखिए माइनस हो गया, ये 3c2 ये आएगा और 2 टू द पावर 4 16 ये हो जाएगा और इसके बाद में -1 होल टू द पावर 0 1 हो जाएगा और 3c3 और यहाँ के ऊपर 3 टू द पावर 4 जो है वो 81 हो जाएगा। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं। इसके बाद में
हमने आपको ये बता दिया, इसके बाद में यूँ आइएगा और फैक्टोरियल 0 जो है ये 1 के बराबर होगा और फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो नोट कर लें, ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह में का जब लेक्चर होगा तो उसमें बातें बताई जाएंगी। ये रिजल्ट होता है। और NCR की वैल्यू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और n-r होती है। जब आप 3C2 निकालिएगा या 3C1 निकालिएगा या 3C3 इससे निकालिएगा तो n की जगह ये रख दिएगा और r की जगह ये सा रख दिएगा। जब यहाँ के पर फैक्टोरियल 3 आएगा और फैक्टोरियल 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल में अगर n लिखा हुआ है और फैक्टोरियल n से हम लोग n निकाल लें तो अंदर n-1 हो जाता है। फिर n-1 को भी निकाल दें तो फिर अंदर एक और कम हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल से अगर हम लोग 3 बाहर ले लें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 2 और यहाँ के ऊपर ये 1 और 3 2 यहाँ के ऊपर 6 हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू हो जाएगी 2 1 2 और 1 यहाँ के ऊपर ये 2, तो 6/2 की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 3। यहाँ तक बात पहुँच गई। तो ये मैंने पीछे का पोर्शन जो बचा हुआ था वो ख़त्म कर दिया। और इसमें क्या था कि हम लोग ऑन टू पढ़ रहे थे। ऑन टू खाली ऑन टू मैंने 1 अलग पढ़ा और ऑन टू अलग पढ़ा। उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ए और बी में पी और क्यू एलिमेंट्स हैं और उनको एसोसिएट कराया जाए और ऑन टू मैपिंग्स, डिफरेंट ऑन टू मैपिंग्स बनाई जाएँ तो गिनिए कि कितनी पॉसिबल मैपिंग्स बन जाएंगी। उसके लिए P लेस देन Q, P बराबर Q और P ग्रेटर देन Q पर फार्मूले ड्राइव कर दिए थे। और उसके बाद में उसमें हमने निकालना सिखा दिया था। ये 3 सवाल लिखे थे, एक पीछे के लेक्चर में पढ़ा हुआ है और 2 यहाँ हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैंने आपको करके दिखा दिया। जब आप उस लेक्चर को देखिएगा तो जो भी कमी है वो आपकी समझ में आ जाएगी। इसके बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1 ऑन टू। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी 1 अलग पढ़ी और ऑन टू अलग पढ़ी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 ऑन टू। और 1 ऑन टू को क्या कहेंगे, जिस तरीके से अगर खाली ऑन टू है तो उसको हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं, आपको पता है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग 1 ऑन टू है तो 1 ऑन टू कहें और चाहे बाइजेक्शन कहें और चाहे बाइजेक्टिव मैप कहें, ठीक है। तो जब बाइजेक्टिव की बात होगी इसका मतलब 1 ऑन टू। अगर कोई भी फंक्शन 1 है, बात सुनिएगा, कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू है तो उसमें 1 की प्रॉपर्टी भी होना चाहिए और ऑन टू की भी होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि दोनों के यूनिक एलिमेंट एसोसिएट करें, एक ही को एसोसिएट करें और हर बी के एलिमेंट की ए में एक प्री इमेज ज़रूर पाई जाए। अगर ये दोनों सिचुएशन पाई जा रही हैं तो उसको हम लोग 1 ऑन टू कहेंगे और या बाइजेक्टिव कहेंगे। देखिए आप बात समझिए, बातें आगे बढ़ती जा रही हैं, उसको बाइजेक्टिव कहेंगे। अब यहाँ पर लिखा दिया गया अ फंक्शन एफ ए और एसोसिएटेड टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्शन इफ इट इज़ बोथ 1 एंड ऑन टू। अब ये सब बातें आप दिमाग में पीछे के लेक्चर से देख लीजिएगा कि 1 और ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, तब वो बाइजेक्टिव या 1 ऑन टू कहलाएगा। और ये भी बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर कोई भी मैपिंग बाइजेक्टिव है यानी 1 है और ऑन टू है तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो गया तो फिर वो 1 ऑन टू नहीं होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात को कि अगर 1 ऑन टू है यानी 1 ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टी अगर फंक्शन या मैप रख रहा है तो सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं तो 1 ऑन टू मैप नहीं बनेगा। आप बात समझिए, ये हमने लिखा दिया है कि इफ़ एफ और यहाँ का ये सच दैट ए एसोसिएटेड टू बी इज बाइजेक्शन देन पी बराबर क्यू ने सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी बराबर हों, यानी पी और क्यू बराबर हों। अगर ए में पी है और बी में क्यू है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन कहलाएगा। इसके बाद में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग्स 1 ऑन टू कितनी बनेंगी। और ये तो केस बिल्कुल जो है वो साफ है कि अगर P और Q यानी दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर नहीं है, कम ज़्यादा हैं, तो 1 ऑन टू भूल जाइए। ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लिए और इसको डेफिनेशन के ऊपर होल्ड करा के देख लीजिएगा।
कि अगर कोई भी मैपिंग 1 to 1 1 और ऑन टू है तो ज़रूरी है कि दोनों में एलिमेंट बराबर हो। सामने की बात है कि अगर एक एलिमेंट मान लीजिए इधर कम हो गया उधर ज़्यादा हो गया तो फिर इसका उससे एसोसिएशन नहीं मिलेगा, उसकी इधर वाल कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। तो बराबर के एलिमेंट्स होंगे तो बराबर का एसोसिएशन होगा और हर एलिमेंट की प्री इमेज इधर वाल बनेगी। तो पहली ख़ास बात क्या हो गई कि अगर कोई भी मैपिंग जो है वो बाइजेक्टिव है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स का एसोसिएशन कराया जा रहा है तो दोनों में एलिमेंट्स की संख्या बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो ये लिख दिया गया है कि P इज़ नॉट इक्वल टू Q, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस और मैप फ्रॉम A to B बराबर कितना बन जाएगा? 0, यानी कोई मैप नहीं बनेगा। अब इसके बाद में ये बात लिख दी गई है, देखिए अगर A और B अलग अलग हैं, एलिमेंट की संख्या बराबर है, तब भी फैक्टोरियल P और कंडीशन के P और Q बराबर हैं। और P और Q अगर बराबर नहीं है तो डेफिनेशंस आप देख लेंगे, अगर बराबर नहीं है तो बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम A to B जो है वो 0 बनेंगे। अगली सिचुएशन क्या होगी कि एक ही सेट है और इटसेल्फ अपने से ही एसोसिएट कर रहा है। अगर कोई सेट ले लिया जाए, A ले लिया जाए और कहता है कि इफ A be any finite set having P elements then number of bijective map from A to A, यानी इटसेल्फ अपने से ही कर रहा है, तो तब भी अगर उसमें P एलिमेंट्स हैं तो फैक्टोरियल P ही मैपिंग्स बनेंगी। ये आपको जहन में रखना है और इसको पीछे के लेक्चर के से आप देख लीजिएगा और पीछे के लेक्चर्स की डेफिनेशन देख लीजिएगा। उन डेफिनेशन से बातें आपकी समझ में आ जाएंगी कि अगर इटसेल्फ ए और ए का एसोसिएशन हो रहा है, एक ही सेट दे रखा है और अपने से ही एसोसिएट कर रहा है, तो सामने की बात है कि एलिमेंट्स दोनों में बराबर होंगे। अगर ए में 2 एलिमेंट हैं तो दूसरा सेट अगर ए ही ले लिया जाए तो उसमें भी 2 ही होंगे और दोनों के आपस में एसोसिएशन कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल P। अगर P एलिमेंट्स हम मान लें तो P एलिमेंट का एसोसिएशन फैक्टोरियल P का यहाँ के ऊपर फैक्टोरियल P मैपिंग्स जो है वो पॉसिबल यहाँ के ऊपर बनेगी। इसके ऊपर यहाँ के ऊपर एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया। अब बाइजेक्टिव आप लोग को ध्यान आ गया कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम लोग उसको बाइजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये एग्जाम्पल दे दी गई, इलस्ट्रेशन दे दी गई है कि कोई फंक्शन है A और B के बीच में एसोसिएट करके ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर बनाता है, जिसमें पहला ऑर्डर पेयर 1,5 है, दूसरा ऑर्डर पेयर 2,6 है, 3,7 है और 4, यहाँ के ऊपर ये 8 है। तो क्या हो जाएगा कि सेट A में डोमेन के एलिमेंट होंगे 1 2 3 और 4। ये देखिए हम लोगों ने निकाल लिए, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया। और दूसरा वाला 5 6 7 8 जो है वो ये B में यानी रेंज वाले में चले जाएंगे, को डोमेन में चले जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 डोमेन के एलिमेंट्स ये ले लिए गए और रेंज के एलिमेंट जो है वो B में यहाँ के पर ये ले लिए गए। और उसके बाद में नंबर ऑफ मैप्स निकाले गए, बाइजेक्टिव मैप्स निकाले गए A और B से एसोसिएट कराकर। आपको बता दिया गया कि 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ मैप बाइजेक्टिव फ्रॉम A to B बनेंगे कितने बनेंगे? देखिए ये एरो आ गया फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4। ये 1 2 3 4 ये डोमेन के हैं जो A में जाएंगे और रेंज वाले जो हैं वो B में जाएंगे। तो फैक्टोरियल अगर P होते तो फैक्टोरियल P होता और अगर 4 हैं तो फैक्टोरियल 4 होगा और आ जाएगा 4 3 2 और यहाँ के ऊपर 1 और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 24। देखिए ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? 1 1 ऑन टू पढ़ा दिया और यहाँ के ऊपर हमने आपको बाइजेक्टिव पढ़ा दिया। अब सुनिएगा, अभी मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ और आगे के लेक्चर की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और आगे के लेक्चर की तैयारी क्या है कि बाइजेक्टिव ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा? अगर हम किसी फंक्शन को इन्वर्स कहना चाहते हैं, पहले लेक्चर सुन लीजिए और उसके बाद में फिर हम जो है वो लिख के चीज़ दिखा देंगे। अगर हम किसी भी फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन कहना चाहते हैं तो इन्वर्स होने के पहले हमें उस फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करना पड़ेगी। बात समझ लीजिए, बाइजेक्टिविटी चेक करने का मतलब यह है कि इन्वर्स फंक्शन वही फंक्शन इन्वर्स होंगे या इन्वर्टेबल होंगे या उन्हीं का इन्वर्स पॉसिबल होगा कि जो 1 1 ऑन टू हो यानी बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इन्वर्स नहीं होगा। यानी किसी भी फंक्शन के
इन्वर्सिबल होने के लिए या उसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं वही इन्वर्टेबल होते हैं, वही इन्वर्सिबल होते हैं। तो उनकी इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग पहले क्या चेक करते हैं कि उनकी बाइजेक्टिविटी चेक करते हैं। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, देखिए मैंने चेक करने का तरीका आपको बहुत पहले भी बता दिया है कि 1 और ऑन2 दोनों होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 ऑन2 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, बात समझ में आ रही? अगर वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी वो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो अपने जहन में इस बात को आप बैठा लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालना है तो पहले क्या चेक करेंगे? हम लोग उसकी इन्वर्टेबिलिटी चेक करेंगे, यानी ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन 1 है और या 1 ऑन2 नहीं है। अगर वो 1 है और ऑन2 नहीं है तो भी वो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, और अगर ऑन2 है 1 नहीं है तो भी उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। हमने पीछे के आपको लेक्चर्स में ये बता दिया था कि किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए, यानी ये चेक करना है कि वो 1 है या नहीं है, तो सिंपल बात होगी कि उसका कर्व के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाए, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को 2 जगह काटे तो वो 1 नहीं है, और अगर एक जगह काटे तो वो 1 है। या fx1 बराबर fx2 वाला आपको याद होगा, या आपको उसके अलावा इंक्रीजिंग वाला याद होगा कि पूरे डोमेन में या तो इंक्रीज़ करे या पूरे डोमेन में डिक्रीज़ करे। तो जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा, तभी फंक्शन जो है वो इन्वर्स होगा। अब यहीं पर लेक्चर में आप मेरी बात समझ लीजिए, मैं लिख के तो आपको दिखा दूंगा कि अगर कोई भी प्लेन फंक्शन लिया जाए और चेक हो जाए कि वो इंजेक्टिव है, यानी 1 और ऑन2 है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि डोमेन को रेंज कर देते हैं और रेंज को डोमेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डोमेन को रेंज कर देते हैं और रेंज को डोमेन कर देते हैं। तो उससे जो रिजल्टिंग फंक्शन आता है वो क्या कहलाता है? वो इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। बच्चों, मैंने यहाँ पर लेक्चर को रोका और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। और इन्वर्स फंक्शन में हमने आपको पूरी बातें बता दी कि पहले हम लोग उसकी बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे, और अगर बाइजेक्टिविटी में चेक करने में यानी 1 भी है, ऑन2 भी है, और अगर कोई भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है तो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। इन्वर्स फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शंस कहलाते हैं, और इन्वर्सिबल फंक्शन कहलाते हैं। यानी किसी भी फंक्शन के इन्वर्स होने को चेक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हम फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे और लिख देंगे कि इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव देन द फंक्शन इज़ नॉट इन्वर्सिबल। इफ़ द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव दैट इज़ 1 ऑन2 देन द फंक्शन विल बी इन्वर्सिबल। अब यहीं भी रोके दे रहे हैं लेक्चर में, आप लोगों को ये बता दिया कि कोई भी फंक्शन जो है इन्वर्स अगर है, ये मैंने हेडिंग डाल दी थी और मैंने जो पीछे का लेक्चर दिया था वो सब मैंने यहाँ के ऊपर लिख दिया कि अगर ये देखिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इसके ऊपर मैंने ब्रीफ कर दिया था। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, हियर वी शैल स्टडी इन्वर्टेबल फंक्शन, और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, अ फंक्शन whose inverse exist is called invertible functions और inversible functions। ये सब हमने आपको बता दिया। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बात बता दी थी कि अगर हम किसी भी फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी को चेक कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि पहले हम ये चेक कर लें कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, 1 ऑन2 है या नहीं है। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, 1 ऑन2 नहीं होगा, तो फिर हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, यानी फंक्शंस विल नॉट बी इन्वर्टेबल। ये बात लिख दी गई कि बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टेबल। फॉर फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन फर्स्ट वी चेक बाइजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन। इफ इट इज़ बाइजेक्टिव देन इट इज़ इन्वर्टेबल, अदरवाइज इन्वर्स नॉट पॉसिबल। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद में अब आप लोग गौर करें कि अगर कहीं पर ये फंक्शन लिखा हुआ है
और ये दो सेट्स को एसोसिएट करा रहा है। ये डोमेन और रेंज के सेट दे रखे हैं, कोई फंक्शन इन दोनों एलिमेंट्स को एसोसिएट करा रहा है और वो 1 1 on 2 है, यानी ये बात तय हो गई कि वो 1 1 on 2 है, यानी बाइजेक्टिव है। तो फिर उसके इन्वर्स को लिखने का बच्चों तरीका ये होगा, देख लो कि हम लोग ये देखो यहाँ के ऊपर ये ऐसे लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ऐसे लिखेंगे, और अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये भी मैंने अभी आपको लेक्चर में बता दिया कि ये चेक हो गया कि चेक फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, तो फिर उसकी इन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल होगी। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो उसके डोमेन को रेंज कर दिया जाएगा और रेंज को डोमेन कर दिया जाएगा, तो जो रिजल्टिंग फंक्शन मिलेगा वो इन्वर्स फंक्शन होगा। फिर हमने क्या किया कि ये फंक्शन जो था, आप देख लें कि हमारे पास में जो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ये 1 1 on 2 यहाँ के ऊपर है। तो अगर 1 1 on 2 है तो ये देखिए इस रेंज को हम लोग यहाँ के ऊपर डोमेन की जगह कर देंगे और डोमेन जो है वो रेंज की जगह आ जाएगा, यानी ये जो y है ये डोमेन की जगह आ गया और ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ये इन्वर्स का साइन है, ठीक है, -1 नहीं पड़ जाएगा। ये f टू द पावर -1 जो है ये इन्वर्स है, ये -1 नहीं पढ़ा जाएगा। तो जहाँ पर डोमेन होगा वहाँ पर रेंज आ जाएगी और जहाँ पर रेंज होगी वहाँ के ऊपर डोमेन आ जाएगा। तो अब जो हमें रिजल्टिंग फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन्वर्स फंक्शन, दैट इज डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम यहाँ के ऊपर डोमेन। ये बात हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ये फंक्शन है f(x) = y इज़ अ फंक्शन और बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स इस तरह लिखा जाएगा, f इन्वर्स, और x की जगह पर y कर दिया जाएगा और जहाँ पर y है वहाँ पर x कर दिया जाएगा, इज़ द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में ये भी नोट आपको अपने दिमाग में रखना है, ये पीछे से हम लोग चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करना है, यानी यूँ कहा जाए कि बाइजेक्टिविटी चेक करना है, तो बाइजेक्टिविटी चेक करने का मतलब ये है कि ये चेक करने हम जा रहे हैं कि वो 1 1 है, 1 1 on 2 है या नहीं है। तो एक बात हो सकता है कि पीछे के लेक्चर में हो और हो सकता है कि पीछे के लेक्चर में ना हो, जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि हम कोई फंक्शन ले लें और उसके डोमेन रेंजेस हम जानते हों। अगर उस फंक्शन के रेंज और डोमेन में करस्पॉन्ड कराया जाए, डोमेन और रेंज में नहीं, डोमेन और रेंज में नहीं बल्कि रेंज और डोमेन में करस्पॉन्ड कराया जाए, तो एक रेंज वैल्यू पर एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर फंक्शन की रेंज की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डोमेन भी एक ही है तो वो फंक्शन 1 to 1 on 2 होगा। और अगर एक रेंज वैल्यू ली जाए और करस्पॉन्डिंग दो डोमेन वैल्यूज मिल जाएं तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, यानी 1 1 on 2 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया गया है कि इट इज़ नोटेड दैट टू एवरी रेंज वैल्यू y देयर करस्पॉन्ड एग्जैक्टली 1 डोमेन वैल्यू देन इट इज़ बाइजेक्टिव। अगर y = x² लिया जाए और y = x³ लिया जाए और हम रेंज से शुरू करें, रेंज से शुरू करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ के ऊपर y = 1 रखें, तो y = 1 रखने के बाद यहाँ से x की वैल्यू जो है वो +-1 मिलेगी। क्या मिलेगी, x की वैल्यू +-1। इसका मतलब ये है कि रेंज की एक वैल्यू रखी गई और डोमेन की करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ मिली, और दो वैल्यूज़ का मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर ये देखिए 1, 1 होगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1, 1। क्या हो जाएगा, -1 और कॉमा यहाँ के ऊपर 1। देखिए +1, 1 और -1, कॉमा यहाँ के ऊपर 1। इसका मतलब ये है कि कंडीशन ये निकल कर आई कि दो ऑर्डर पेयर अगर हों तो उनके सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर दो ऑर्डर पेयर हों तो उनके सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ये जहन में रखना है कि अगर हम रेंज की एक वैल्यू दें तो करस्पॉन्डिंग डोमेन भी एक ही वैल्यू होना चाहिए। आपने रेंज को यहाँ के ऊपर y = 1 दिया, लेकिन डोमेन जो है वो +-1 मिला, और जब हमने इससे ऑर्डर पेयर बनाए तो ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट सेम है। हम लोगों ने y = यहाँ के ऊपर देखिए 4 रखा, तो x की वैल्यू जो है वो +-2 मिलेगी। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 पर भी 4 है, यानी x की जगह पर 2 रखा गया तो भी 4 मिला, और -2 पर भी 4 है, लेकिन रेंज और डोमेन का करस्पॉन्ड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर भी 1 और 1 ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट सेम है, यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट जो है वो यहाँ के ऊपर सेम है। और अगर हमने y = x² का ग्राफ बनाया तो ग्राफ ये आएगा। बच्चों देख लो,
कि जो ग्राफ आएगा वो यहाँ के ऊपर ये आएगा, ये वही एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का ग्राफ ये आएगा। और जब हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह काट देगी। अगर दो जगह काट दे तो नो, नॉट बाइजेक्टिव, यानी 1 1 on 2 नहीं है। दो ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। y बराबर एक्स क्यूब ले लिए, कोई भी आदमी y बराबर एक्स क्यूब में y बराबर अगर 1 रखेगा तो x बराबर 1 ही मिलेगा, अगर y बराबर 8 रखेगा तो x बराबर 2 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर पेयर 1, 1 बनेंगे और 2, 8, यानी जितने भी ऑर्डर पेयर निकालेंगे किसी भी ऑर्डर पेयर में दो ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं होंगे। अगर सेम नहीं होंगे और अगर हम उसका ग्राफ खींचे तो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा आएगा, और जब हम इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह काटेगी। अगर एक जगह काटे, सब पीछे बताया जा चुका है, तो यस बाइजेक्टिव, और अगर दो जगह काटे तो नॉट बाइजेक्टिव। दो ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी रेंज के करस्पॉन्डिंग दो डोमेन वैल्यूज़ नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन बाइजेक्टिव नहीं होगी और इस तरीके की सिचुएशन बाइजेक्टिव होगी। अब एक बात यहाँ पर रुक के आप समझ लें, अगर कहीं पर कोई भी मैप या कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में बाइजेक्टिव नहीं है, बहुत सी जगहों के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन आएगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए तो वो मैपिंग बाइजेक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखिएगा, अगर हम y बराबर साइन x का ग्राफ लें, ये देखिए y बराबर यहाँ के पर ये साइन x है, y बराबर साइन x का ग्राफ है, आप देख लीजिए ये लाइन खिंची हुई है और ये ग्राफ चलता चला जा रहा है। अगर हम इस ग्राफ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, बच्चों देख लो, अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो देखो ये काटेगा और आगे बढ़ेगा तो ये काटेगा और आगे बढ़ेगा तो ये काटेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे नीचे से लाइन खींची जाए और चाहे कर्व के ऊपर लाइन खींची जाए, वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक से ज़्यादा जगह काटेगी। तो y बराबर साइन x अपने डोमेन में 1 1 on 2 नहीं है, मैंने बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये हो गया, बच्चों देखोगे कि रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ माइनस के π/2, ये देखिए माइनस के π/2 और π/2, यानी ये माइनस का π/2 देखिए ये आ गया, ये है माइनस का π/2, ये और π/2 जो है वो यहाँ पर ये है, यानी इतना ग्राफ हम इसमें से निकाल लें, इतना ग्राफ π/2 और माइनस π/2 के बीच का ग्राफ निकाल लिया जाए। ये हमने निकाल कर आपको दिखा दिया कि π/2 से माइनस के π/2 के बीच का ग्राफ हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस π/2 और π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यानी पूरे डोमेन में ये 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 on 2 नहीं है। लेकिन अगर इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन बनते हैं, आपको पता ही है, तो फिर क्या होगा कि अगर माइनस π/2 और π/2 के बीच रिस्ट्रिक्ट करके ग्राफ को अलग निकाला जाए और इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी आदमी खींच के देखे, कोई भी लाइन खींच के देखे, तो वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह काटेगी। ये भी y बराबर साइन x है, देखिए y बराबर ये भी साइन x है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, ये रिस्ट्रिक्शन है माइनस π/2 के बीच। बस हमने आखिरी बात आपको बताई कि कहीं पर भी कोई फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि बाइजेक्टिव अपने डोमेन में हो। सवाल की हिसाब से कभी कभी डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है और उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में फंक्शन में भी बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है किसी डोमेन में, आप बात समझ लें, बस हम आखिरी बात आपको बता रहे हैं आज के लेक्चर की। अगर फंक्शन किसी भी डोमेन में, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बाइजेक्टिव है, तो उसके डोमेन को रेंज कर दिया जाए और रेंज को डोमेन कर दिया जाए, तो जो रिजल्टिंग फंक्शन हमें प्राप्त होगा वो इनवर्स फंक्शन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डोमेन है, हर बच्चा कहेगा x एक्सिस पर माइनस π/2 और π/2 है, तो डोमेन क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, रेंज क्या है
ये देखिए वाई एक्सिस पर -1 और +1 है। अगर रेंज को डोमेन कर दें और डोमेन को रेंज कर दें तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। देखिए अब हम ऊपर वाले इसको यहाँ के ऊपर आपको बता रहे हैं। अब सिचुएशन क्या हुई कि इसी ग्राफ को नीचे वाले को आप देखिए, ये हमने यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस खींचा और यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए एक्स एक्सिस खींचा और ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अब ग्राफ देखिए ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। ये देखिए ये ऐसा हो गया और ये ऐसा आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अब यहाँ के ऊपर जो डोमेन होगा, यहाँ पर क्या था -π/2 π/2 और रेंज -1 और 1 थी, ठीक है। तो अब डोमेन यहाँ के ऊपर जो है वो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ के ऊपर डोमेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 और लेस देन आर इक्वल टू π/2। यहाँ क्या था, यहाँ बच्चों क्या था, यहाँ के ऊपर y बराबर ये sin x का देख लीजिए इस चीज़ को, ये तो कर्व निकल कर आएगा। पहले सुन लीजिए, y बराबर साइन इनवर्स x क्या निकल कर आएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये देखिए अभी जो डोमेन था -π/2 ये रेंज बन गया, यानी माइनस के प्लस के π/2 और माइनस का ये देखिए ये π/2 ये कहाँ आ गया, रेंज पर आ गया, y एक्सिस पर आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये +1। यानी पहले जो रेंज थी, यहाँ के ऊपर मैं आपको लिख के दिखा दूँ तो फंक्शन यहाँ पर y बराबर sin x आ गया। लेकिन इसको मैंने एरो लगा दिया है कि y बराबर sin x का जब हमने डोमेन रिस्ट्रिक्टेड किया तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में माइनस के π/2 कॉमा यहाँ के पर π/2 ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था और रेंज ऑफ ए फंक्शन जो था वो यहाँ के ऊपर जो था y -1 और यहाँ के ऊपर ये 1 था, -1 और कॉमा 1, यानी y -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। तो यहाँ पर x -1 और 1 के बीच में लाई करने लगा और यहाँ पर x जो था वो -π/2 के बीच में लाई कर रहा था। तो यहाँ पर y -π/2 और π/2 के बीच में लाई करने लगा। तो इस रिस्ट्रिक्टेड y बराबर sin x का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये कर्व जो है वो y बराबर यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स x का आएगा। अब आप किताबों में देखिएगा यही चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आती हैं कि अब हमारा रिजल्टिंग जो डोमेन होगा और रिजल्टिंग रेंज ये होगी और जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा y बराबर साइन इनवर्स x होगा। मैंने आपको कॉन्क्लूड कर दिया और पूरा मैंने आपको ये इनवर्स फंक्शन पढ़ा दिया। इस इनवर्स फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव से इन्वर्टिबिलिटी इसकी निकालते हैं। इन्हें पहले ये चेक करते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, और जब बाइजेक्टिविटी चेक हो जाती है तो भी कहते हैं कि वो फंक्शन इन्वर्स है, हो जाएगा। और इन्वर्स करने के लिए क्या करते हैं कि डोमेन की जगह पर रेंज कर देते हैं और रेंज की जगह पर डोमेन कर देते हैं, तो रिजल्टिंग फंक्शन हमको इन्वर्स मिलता है। ये साइन एक्स की हमने आपको एग्जाम्पल दे दी। इस तरीके से हम लोग इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। अब इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ बचती है, उसको हम लोग कल लेक्चर में जो है वो ऐड करेंगे। थैंक यू।